हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल JIB एंड CIB मेड सिंपल। फ्रेंड्स, हम लोग डेली बेसिस पे न्यूमेरिकल MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग यूनिट 4 जो कि बेस्ड है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, इस पे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल MCQs को कवर करेंगे। राइट, तो आपने यदि इसके पहले के वीडियोस को यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। प्लीज़ आप उसे देख लें, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, क्योंकि मॉड्यूल से न्यूमेरिकल का वेटेज आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा है। राइट, तो चलिए दोस्तों डिस्कशन को शुरुआत करते हैं अपने पहले कंसेप्ट के साथ, अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम लोग ना बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है आर निकालना। आर जानते हैं ना क्या होता है? आर होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए ना ये समझिए कि हमारा लास्ट मंजिल है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बट टू कैलकुलेट दिस आर वी नीड टू कैलकुलेट मीन निकालना होगा और भी कुछ चीज़ें निकालनी होती है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया है छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कितना टफ कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मीन निकालते हैं। कैसे मीन निकालेंगे? आपके पास डेटा दे रखे ये दो वेरिएबल की, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। x इम्पोर्ट है, x एक्सपोर्ट है, y इम्पोर्ट है। तो मीन निकालना तो आप जानते ही होंगे, सबको ऐड कर देंगे आप, राइट, और 7 से डिवाइड कर देंगे। सो आफ्टर ऐड पहले आप क्या कीजिए, सभी को ऐड कीजिए। जैसे 42 प्लस 44 प्लस 58 प्लस 55 हमने ऑलरेडी कर रखा है, आपको मैं शो कर देता हूँ, लेट मी शो यू। तो देखिए यहाँ पे आप सबको ऐड करेंगे ना x का वैल्यू, तो आपको मिलेगा 452। उसी तरह यदि आप y के वैल्यू को ऐड करेंगे सो यू विल गेट 427। राइट, तो ये आपने दोनों को ऐड कर दिया, 452 और 427। सो बोथ ऑफ देम हैव बीन एडेड। और फिर क्या करेंगे आपको x बार निकालना है, यानी मीन निकालना है। इस 452 को 7 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल गिव यू हाउ मच? दिस विल गिव यू 64.57। सिमिलरली y बार यदि निकालना है सो 427 डिवाइडेड बाई 7, तो दिस विल गिव यू 61। ठीक है, तो x बार हमें मिला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ नया मैंने बताया नहीं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा इन्होंने समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आइए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द समेशन ऑफ एक्स वाई। तो बेस्ट होगा ना कि आप एक टेबल बना लीजिए। राइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक टेबल बना लीजिए। तो आइए हम लोग टेबल बना ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टेबल के माध्यम से हम लोग चीज़ों को जल्दी आसानी से कर पाएंगे। सो लेट्स मेक अ टेबल हेयर। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है अपने पास। तो देखिए यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एक्स वाई पूछा है इन्होंने, तो एक कॉलम बना लीजिए एक्स का, ठीक है, एक कॉलम बना लीजिए वाई का, और एक कॉलम बना लीजिए एक्स वाई का। ठीक है, और आपको जो डेटा इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 42 और 56। मल्टीप्लाई कीजिए 42 56 को, तो 42 56 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा 2352। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट रो है हमारा, वो x का वैल्यू 44 है, y का वैल्यू 59 है। यहाँ 44 ली थी, यहाँ 59 ली, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो ये आपको मिलेगा 2596। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 58 और यहाँ लिखेंगे 53, मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो लिख दीजिए, फिर वैल्यू लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, इस वाले को सबको जोड़िए। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ वैल्यू क्या आएगा। तो आपको मिलेगा 28469, 28,469, 28469। राइट, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है आपके लिए, 2352 2596 3074। तो ये दूसरा स्टेप होता है। हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? एक्स बार, फिर क्या निकालना होता है? वाई बार, फिर क्या निकालना होता है? समेशन एक्स वाई। कैसे निकालना होता है वो मैं बता रहा हूँ। अब नंबरेटर निकालना है आर का। आर का नंबरेटर कैसे निकालेंगे वो समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबरेटर ऑफ आर। तो नंबरेटर ऑफ आर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने दे रखा है इन्होंने, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई हमने कितना निकाला है? 28469। आई थिंक वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट। यस, समेशन ऑफ एक्स वाई जो हमें मिला है वो मिला है 28469। दिस इज व्हाट? समेशन ऑफ एक्स वाई। अब देखिए एक्स बार कितना है हमारा? एक्स बार यानी एक्स का मीन, दिस इज 64.57। वाई बार कितना है हमारा? वाई बार इज 61। सो एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वार बार कितना होगा? 64.57 मल्टीप्लाइड बाई 61। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3938.77। ठीक है, इसको n से गुना कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n क्या है हमारा? 7 से। सो 3938.77 मल्टीप्लाइड बाई 7, सो दिस विल गिव यू 27571.39। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे r का जो नंबरेटर है वो यहाँ पे निकाल देना है। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है हमारा? 28469 माइनस 27571.39. So after subtraction you will get 128.23.
यस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो नंबरेटर आपने निकाल लिया। चलिए, तो एक चीज़ हो गया। आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं, आप कंप्लीटली आर ही निकालते हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीट, आप देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि डिनोमिनेटर निकाल दो, तो आर ये तो आपने निकाल लिया, ओके। अब देखिए, हाँ आर निकालो, कंप्लीट आर निकालो। तो नंबरेटर के बाद क्या आएगा? डिनोमिनेटर ही तो आएगा। तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोलेंगे कि ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। आप बोलेंगे कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको निकालना ये दिया ना आपको, तो मैंने आपको क्या बोला था कि टेबल बनाइए, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिए आप, ठीक है। ये मान लीजिए टेबल है हमारा। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे आप? यहाँ पे एक कॉलम x का बनाएंगे, एक कॉलम y का बनाएंगे, एक कॉलम x स्क्वायर का बनाएंगे, एक कॉलम y स्क्वायर का बना लेंगे और एक कॉलम xy का बना लेंगे। टेबल मेथड बेस्ड है इसके लिए। चलिए, तो पहला वैल्यू 42 दे रखा है, 44 दे रखा है। यहाँ 42 का स्क्वायर ले लीजिए, सॉरी, ये y का वैल्यू 44 नहीं है, y का वैल्यू है 56, ठीक है। यहाँ 42 का स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ 56 का स्क्वायर ले लीजिए, जो भी है वो आप निकाल लीजिए कैलकुलेशन से। फिर यहाँ 44 लीजिए, यहाँ पे 59 ले लीजिए, यहाँ 44 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ 59 का स्क्वायर कीजिए। अब सबका करते जाइए और जो फाइनल यहाँ आएगा ना, सबको जोड़ दीजिए। तो ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। समझिए, तो इसी प्रकार से हमें करना है। तो आइए दोस्तों वापस चलते हैं। आपको समझ में आ गया कैसे करना है कैलकुलेशन? बहुत ही सिंपल है, बस आपको ऐड करना है, राइट। समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए सभी वैल्यू का और सबको जोड़ दीजिए। आइए वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबको आप जोड़ेंगे ना, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? 4562.86, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये वैल्यू मिलेगा। उसी तरह n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो एक्स बार स्क्वायर, मतलब एक्स बार क्या है? हमारा मीन है, मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना दे रखा है इन्होंने? तो मीन दे रखा है 64.57 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ले लीजिए और इसको ना आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको लगभग इस ये वैल्यू देगा, ठीक है। उसी तरह वाई बार, सॉरी ये मीन, हाँ ठीक है, सही है, मीन। उसी तरह वाई बार का स्क्वायर ले लीजिए, यानी 61 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल गिव यू 152.97। तो r का वैल्यू जो आ रहा है वो 0.8383 आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन हमें r बताता है कि x और y कितना क्लोजली कोरिलेटेड है। आपको पता होगा, यदि नंबरेटर हाई है तो मतलब कि रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और r का जो रेंज होता है दोस्तों, वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो r यदि 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और r यदि 0 है, इसका मतलब हुआ कि कोई लिंक, नो कोरिलेशन, राइट। और यहाँ पे r 0.83 है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो फाइनली समराइज कर ले फैक्ट को, क्या क्या कैलकुलेट करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एक्स बार और वाई बार निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है आपको? एक्स बार का स्क्वायर लेना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लेना है, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लिया, अब नंबरेटर निकाल लेना है। नंबरेटर क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस n टाइम्स एक्स बार वाई बार, ये नंबरेटर होता है। अब बोलेंगे डिनोमिनेटर क्या होता है? तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले अंडर रूट डाल दीजिए, फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट डाल दीजिए। पहला ब्रैकेट में लिख दीजिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर, दूसरा में लिख दीजिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस n टाइम्स वाई बार का स्क्वायर। ऐसे ये कभी भी करेंगे ना, तो कभी आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हमें। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, डेटा आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, राइट। और आपसे पूछा इन्होंने कि कोवेरिएंस बता दो एक्स और वाई का क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैसे इसको, हाउ टू कैलकुलेट द कोवेरिएंस, हाउ टू गो अबाउट कैलकुलेटिंग द कोवेरिएंस। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 740। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है इन्होंने 20, राइट। सो हाउ टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट, बेसिकली कोवेरिएंस क्या होगा एक्स और वाई के बीच में। तो देखिए, कोवेरिएंस का ना एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? वो यही होता है कि जो है ना, ये हमारा नंबरेटर है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट, और वाई आई माइनस वाई बार, ये हमारा क्या है? नंबरेटर है, ठीक है। इसको आप n से डिवाइड कर दीजिए, बस यही कोवेरिएंस होगा। तो 740 डिवाइडेड बाई 20, सो दिस विल गिव यू हाउ मच? 37। यही हमारा क्या निकल गया? कोवेरिएंस निकल गया, समझे। तो कोवेरिएंस हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अगर मान लीजिए x और y दोनों का एवरेज से डेविएशन पॉजिटिव हो, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो कोवेरिएंस पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर मान लीजिए एक बढ़ा और दूसरा घटा तो नेगेटिव आएगा, और अगर बिल्कुल ही रैंडम हो तो 0 के करीब आएगा।
तो यहाँ पे जब कोवेरियंस आ रहा है वो 37 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों का एवरेज से डेविएशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका 37। तो यही कोवेरियंस का मीनिंग होता है। अब दूसरा पूछेगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बता दो। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे आप सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, आर का। यू नो द फॉर्मूला ऑफ आर, लेट मी एक्सप्लेन। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कोवेरियंस के टर्म में। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, एक फॉर्मूला होता है कोवेरियंस के टर्म में, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। अब एस एक्स एक्स वाई क्या है, तो एस एक्स एक्स वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कभी कभी आपको ना वेरिएंस दे देगा और अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको पता ही है कि एस एक्स जो होता है ना वो अंडर रूट वार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अंडर रूट ऑलरेडी करके दे रखा है आपको, तो बस क्या करना है, कोवेरियंस निकाल लिया 37, उसको 14.28 मल्टीप्लाइड बाय 22.49 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा लगभग 0.115, दिस वैल्यू यू विल गेट। तो ये दूसरा तरीका होता है आर निकालने का। तो एक तो तरीका मैंने आपको ऊपर बताया, एक फॉर्मूला बताया था ना, और एक तरीका ये भी होता है, कभी कभी आपको ये डेटा दे देगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार से आप पहले कोवेरियंस निकाल लेंगे और कोवेरियंस को फिर नोमीटर में लिख के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई निकाल के आर निकाल लेंगे। तो ये दोनों तरीका से हम लोग आर कैलकुलेट। के सामने कोवेरियंस एक्स वाई दे रखा है इन्होंने और वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि जो रेग्रेशन लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है इसका स्लोप बताना है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कोरिलेशन पे किए, अब आइए हम लोग रेग्रेशन पे करते हैं एक सवाल। तो सबसे पहले देखिए, सब कुछ फॉर्मूला का खेल है, आपको यदि फॉर्मूला पता है ना तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो b बेसिकली स्लोप यानी कि b होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में जो b है वही स्लोप होता है हमारा, राइट। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा b होता है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स ये हमें b दे देगा। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया ही तो हुआ है, 128.23 कोवेरियंस हो गया और वेरिएंस ऑफ एक्स इन्होंने 393.58 दे रखा है। डिवाइड कर दीजिए ना, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.3258, तो ये आपका बी निकल गया। स्लोप का मतलब होता है कि बेसिकली यदि एक्स और वाई, मान लीजिए कि वाई एक्स एक्सपोर्ट है, वाई इम्पोर्ट है, तो एक्सपोर्ट यदि 1 करोड़ बढ़े तो इम्पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 0.3258 करोड़ बढ़ेंगे। तो यह दिखाता है कि रिलेशन पॉजिटिव है लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए, तो ये बी निकालना आपने सीख लिया। वो देखिए फॉर्मूला सामने है। अब इंटरसेप्ट ए कैसे निकालेंगे, दोनों सीख लीजिए, ए और बी कैसे निकाला जाता है, तब जाके आपका लाइन का इक्वेशन निकलेगा ना, तभी तो आप लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो वाई बार दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है और स्लोप हमें पता है। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, आपको ये तो पता ही है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब क्या कीजिए ना, यहाँ पे वाई बार कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ए का ए रहेगा, स्लोप इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस बी टाइम्स एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वाई बार माइनस बी टाइम्स एक्स बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। वाई बार कितना है 61, एक्स बार कितना है 64.57 और बी कितना है हमारा, बी है 0.3258। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यू विल गेट 61 माइनस 21.04, सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 39.96। तो ये हमारा ए है, ए यानी इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि जब एक्सपोर्ट 0 हो तो इंपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 39.96 करोड़ हो सकता है, मैथमेटिकली एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ रेग्रेशन का लाइन क्या होगा, यानी रेग्रेशन इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना। तो देखिए, रेग्रेशन इक्वेशन बनाना है ना, तो हमें ए और बी तो मिल गया है। ए कितना मिला है 39.96, बी कितना मिला है, स्लोप हमने निकाला था 0.3258। अब आपको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मूले में ए की जगह ए का वैल्यू, बी की जगह बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नहीं हो जाएगा 39.96 प्लस 0.3258 टाइम्स एक्स, यही हो जाएगा हमारा y, यही इक्वेशन बनेगा, समझे। तो ऑप्शन वाइज बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, तो ये इक्वेशन हेल्प करती है फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में। तो देखिए यहाँ पे x क्या है हमारा, एक्सपोर्ट है, ठीक है, जनरली मान रहे हैं, और y क्या है हमारा, इंपोर्ट है। तो यदि मान लीजिए एक्सपोर्ट पता हो तो y इंपोर्ट हम बता सकते हैं, है ना। तो अब जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ रेग्रेशन इक्वेशन यूज करो और बताओ कि y का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू 70 है। तो बस क्या करना है कि एक्सपोर्ट मान लीजिए 70 करोड़ हो गया। देखिए, हम मान रहे हैं कि हमारा x एक्सपोर्ट है, y इंपोर्ट है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो अब यदि 70 करोड़ हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, y आपको निकालना है ना, तो 39.96 प्लस 0.3258 मल्टीप्लाई बाई 70,
इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 62.77 करोड़। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 62.77 करोड़। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, देखिए इसको बोलते हैं रेग्रेशन इक्वेशन। हमने ये सीखा इस क्वेश्चन से कि जो हमारा स्लोप b है वो हमें बताता है कि रिलेशन जो है हमारा दो वेरिएबल के बीच में उसका डायरेक्शन क्या है, राइट। द स्लोप b टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन। दो चीज़ बताता है, डायरेक्शन और प्लस स्ट्रेंथ दोनों कौन बताता है, स्लोप b बताता है। और जो इंटरसेप्ट a है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, इट टेल्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, और रेग्रेशन इक्वेशन हमेशा जो होता है वो होता है y = a + bx। तो प्रेडिक्शन भी इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से रेग्रेशन लाइन से हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला और बेसिक डेटा से। फ्रेंड्स आपको यदि इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जिसमें न्यूमेरिकल सभी तरह के करवाए गए हों आप ताकि रिवाइज कर सकें, तो हमारे कैप्सूल कोर्स में ये पीडीएफ अवेलेबल है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। सभी टॉपिक के सभी चैप्टर के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन। अब आइए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो एक डेटा सेट है जिसका एवरेज आपको इन्होंने दे रखा है 64.57। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई थिंक आपको विजिबल होगा। तो डेटा सेट का एवरेज दे रखा है इन्होंने 64.57 और आपको बताना है कि वैल्यूज़ कितनी स्कैटर्ड है इस एवरेज के अक्रॉस, यानी कि वेरिएंस बताना है। सिंपल फॉर्मूला से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। तो दोस्तों दिया गया है समेशन ऑफ x², मीन ऑफ x, n दे रखा है इन्होंने। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, मीन सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेरिएंस को हम लोग ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी बोलते हैं, एस में स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होगा समेशन ऑफ x² n माइनस x बार का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, वेरिएंस का। यदि किसी भी का वेरिएंस आपको निकालना है। अच्छा आप एक चीज़ नोटिस कीजिए दोस्तों, जब हम लोग कोरिलेशन पढ़ रहे थे तो डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा ही नहीं था। अब देखिए तो समेशन ऑफ x² माइनस n टाइम्स x, बस यहाँ n नीचे है वहाँ ऊपर था, यही था ना एग्जैक्टली। ओके, डिनोमिनेटर में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होता है, इसीलिए ये है। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद है ना तो बस आप क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करना है, बस वैल्यू पुट कीजिए। तो समेशन ऑफ x² कितना दे रखा है इन्होंने 31940, n कितना है 7 है, और x बार का स्क्वायर यानी 64.57 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें इसीलिए कहता हूँ ना कि एक सीट उठाइए, वाइट सीट, और उस पर फॉर्मूला सब नोट करते जाइए, जितने भी फॉर्मूला आप हमारे न्यूमेरिकल कोर्स वीडियोस में देख पा रहे हैं। और अलग से हमने फॉर्मूला पीडीएफ भी डाल रखा है अपने कैप्सूल कोर्स में, जिसके माध्यम से आप सब फॉर्मूला का कंपाइलेशन एक जगह देख सकते हैं, आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये पहला मिलेगा 4562.86, और सेकंड का यदि ये स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 44169.28। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यू विल गेट 393.58। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समझिए। तो ये जो है ना, अब मान लीजिए कि आपको वेरिएंस पूछ दिया तो वेरिएंस निकाल लिया आप, अब पूछाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। तो मतलब ये हुआ, इसका मतलब भी थोड़ा समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 393.58 है, मतलब वैल्यूज़ ऑन एवरेज 393.58 यूनिट स्क्वायर से के स्प्रेड में है। तो ये आपको स्प्रेड बताता है कि वैल्यू कितने स्प्रेड में है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब क्या हुआ कि असली यूनिट में स्प्रेड कितना है। तो आपके पास वेरिएंस पता है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √ऑफ वेरिएंस, यही होता है। ठीक है, तो √ऑफ 393.58 यही होता है। तो 393.58 कितना हो जाएगा, 19.84 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, x की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.84 का स्प्रेड रखती है अराउंड द मीन। ठीक है, तो दोस्तों ये दो चीज़ हमने सीखा कि सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, अभी याद कीजिए, समेशन ऑफ x² अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये वेरिएंस हमें बताता है कि कितना स्प्रेड है स्क्वायर यूनिट में, हाउ मच इज़ द स्प्रेड, राइट। ये हमें स्प्रेड बताता है कि मीन के क्रॉस कितना स्प्रेड है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है, SD जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है, और ये होता है ओरिजिनल यूनिट में। तो ये वेरिएंस हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा और ये हमेशा ओरिजिनल यूनिट में होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स टफ है तो यह वीडियो एक छोटी सी प्रूफ है कि सब कुछ आसान हो सकता है, राइट। आप देख सकते हैं ना, सब कुछ सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए ये डेटा आपके सामने है, सब तरह का क्वेश्चन किया गया, कुछ नहीं छूटेगा आपको। बस कॉन्फिडेंटली इस बातों को खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अब देखिए इस सवाल में क्या है आपके सामने, बेसिकली ओके, तो इन्होंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने को कहा है इन्होंने। चलिए, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आपको समेशन ऑफ y² दे रखा है, इंटरसेप्ट a दे रखा है, स्लोप b दे रखा है, समेशन ऑफ y दे रखा है, समेशन ऑफ xy दे रखा है, n = 7 दे रखा है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या होगा,
चलिए, तो स्टैंडर्ड एरर का थोड़ा मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच एवरेज एरर कितना है। देखिए, एक तो हम प्रेडिक्ट करते हैं और जो एक होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इसके बीच में एरर कितना है, ठीक, एवरेज एरर कितना है। तो देखिए, जब हम रेग्रेशन लाइन का यूज करते हैं, आप समझिए बात को, रेग्रेशन लाइन क्या है, y = a + bx। तो जब हम रेग्रेशन लाइन से y का प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल वैल्यू जो आता है वो प्रेडिक्टेड y से किसके रेंज में आता है, क्योंकि ये जो हम y = a + bx यूज करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। आइए देखते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसी का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं, समेशन ऑफ y² - a टाइम्स समेशन ऑफ y - b टाइम्स समेशन ऑफ xy अपॉन n-2। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करने का है। समेशन ऑफ y² इन्होंने दे रखा है, ठीक है, a टाइम्स समेशन ऑफ y भी दे रखा है, आपको पुट करना है। समेशन ऑफ xy भी दिया हुआ है, n-2, बस वैल्यू मिलेगा 5। अब देखिए, प्रेडिक्शन रेंज फॉर y व्हेन x = 70, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन रेंज फॉर y व्हेन x = 70। तो आपको प्रेडिक्शन y बार इसको यूज़ करना है, ऐसी को 5 यूज़ करना है, तो 68% प्रेडिक्शन लेवल क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, प्रेडिक्शन लेवल जो हमारा y बार है मीन और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड एरर लेना है, तो ये आपको मिल जाएगा प्रेडिक्शन इंटरवल। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो बस यहाँ क्या करेंगे ना, तो आपको पता ही होगा कि y बार तो मीन तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जेड वैल्यू निकालना है। आपको 2 स्टैंडर्ड एरर लेना है, ये अप्रॉक्सीमेटली टू टाइम्स कर लेना होगा, यानी यहाँ पे जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 टाइम्स ऐसी हो गया, बस यही ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अब देखिए, ऐसी यदि 5 है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसी मतलब स्टैंडर्ड एरर, यदि जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेट निकालना है ना वो 5 है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों बेसिकली क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए कर रहा है कि प्रेडिक्शन आर एग्जैक्ट विद नो एरर, about 68% of the actual y value will fall within ±5 of the predicted value. The regression line is perfectly horizontal. There is no relationship between x and y. देखिए, स्टैंडर्ड एरर का मतलब तो आपको मैंने बताया कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है और जो हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू होता है, इसके बीच में एरर का एवरेज होता है ये, ठीक है। तो यदि ऐसी 5 है, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम रेग्रेशन लाइन से y का प्रेडिक्शन करते हैं, रेग्रेशन लाइन से आप क्या करते हैं, y का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, राइट, तो अप्रॉक्सीमेटली 68%, अभी देखिए ना यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है, 68% आया है ना, ठीक है। y बार इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 68%, ये देखिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसी 5 आया है, इसका मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 68% जो है एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड y से ±5 के रेंज में है, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के ऐड के हिसाब से प्रेडिक्ट किया, आपने किसी कंपनी के ऐड के हिसाब से प्रेडिक्ट किया कि सेल्स होंगी 100 करोड़, मतलब आपने उसका ऐड देखा कंपनी का और आपने प्रेडिक्ट किया कि जो सेल्स होगी इस कंपनी की वो कितनी होगी, 100 करोड़ होगी। और ऐसी मान लीजिए कि है 5, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेट 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 68% चांस है कि एक्चुअल सेल जो है वो 95 करोड़ से 105 करोड़ के बीच में होगी, और 95% चांस है कि सेल्स जो है 90 करोड़ से 110 करोड़ के बीच में होगी। अब ये बोलेंगे कि कैसे आया, तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ पे जब 68% लेते हैं ना तो ये हो जाता है लगभग, मैं यहाँ समझाता हूँ, आपका वाई बार मान लीजिए कि 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ आपका वाई बार हो गया, आपने जो प्रेडिक्ट किया, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, वाई बार प्लस माइनस जेड टाइम्स ऐसी, यही होगा ना, ठीक है। तो जेड, देखिए जेड का वैल्यू 1 होता है किसके लिए, 95% के लिए, ठीक है। जेड का वैल्यू 182 होता है, यहाँ पे हमने देखा है जेड का वैल्यू, हाँ 95% कॉन्फिडेंस के लिए 2 स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यदि आप लेंगे तो 2 स्टैंडर्ड एरर आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई आपने प्रेडिक्ट किया है, कितना प्रेडिक्ट किया है, 100 करोड़ सेल्स है, 100 करोड़ सेल्स होगा, और चूंकि हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं तो 2 टाइम्स ले लेंगे, और ऐसे ही कितना है 5, तो 100 - 10 कितना हो जाएगा 90, और 100 + 10 कितना हो जाएगा 110, समझे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 95% चांस है कि सेल जो है 90 रुपये से 110 में होगा। अच्छा, 68% के लिए ना जो ऐसी का वैल्यू होता है वो 1 टाइम्स होता है, 68 1 टाइम्स होता है। तो फिर वही बात 100 ± 1 टाइम्स 1 × 5, तो 95 और 100 105, मतलब कि एक 68% चांस है कि जो आपका एक्चुअल सेल होगा वो 95 करोड़ से 105 करोड़ के बीच में होगा।
तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको याद भी कर लेना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो 1 टाइम्स प्लस माइनस 1 टाइम्स ऐसी जो होता है ना वो 68% होता है, और प्लस माइनस 2 टाइम्स ऐसी जो होता है 95% होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब आप प्रोबेबिलिटी टेबल देखेंगे ना, याद है हम लोग जेड निकालते थे पहले x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से, और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टेबल में देखते थे कि प्रोबेबिलिटी कितना है। तो जब 0.95 प्रोबेबिलिटी मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको z इज इक्वल टू 2 के लिए, और 0.68 प्रोबेबिलिटी मिलेगा z इज इक्वल टू 1 के लिए। आप इसको नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन एक, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए गलत है। क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कभी नहीं होता है, एरर तो होता ही होता है। हाँ, बी नंबर सही है, ठीक है। द रेग्रेशन लाइन इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ये गलत है, हॉरिजॉन्टल रेग्रेशन इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा दोस्तों? ऐसी कैसे निकाला जाता है, ऐसी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा। एक बार आप फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स समेशन ऑफ वाई माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2। इससे स्टैंडर्ड एरर बताता है कि प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो ऐसी यदि ये 5 के बराबर है, इसका मतलब कि 68% जो डेटा है वो प्लस माइनस 5 के अंदर रहेगा, 95% जो डेटा है वो प्लस माइनस 10 के अंदर होगा। प्रेडिक्शन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जितना छोटा ऐसी होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, समझे। जितना छोटा आपका ऐसी होगा उतना ही एक्यूरेट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपको जब भी ऐसी दिया हुआ हो, समझ लीजिए प्रेडिक्शन कितना रिलायबल है, राइट। और यह कंसेप्ट भी शॉर्ट और सिंपल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी का मतलब समझ में आना चाहिए। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब देखिए एक सवाल आपके सामने है, आपको दोस्तों डेटा दी गई है, जब एक फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम करते हैं तो क्या प्रोडक्शन बढ़ता है? तो यह कंसेप्ट रिग्रेशन एनालिसिस में यूज होता है। तो आज के क्वेश्चन में हम समझेंगे कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखिए सबसे पहले पूछा है कि देखिए 2 तरह का वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आपके सामने एक एम्प्लॉयमेंट का डेटा है और एक आउटपुट का डेटा है। कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, दोनों इंडिपेंडेंट है, डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। सबसे पहले मीनिंग समझिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। मतलब वो वेरिएबल जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। नाम से ही क्लियर है, डिपेंडेंट है। जो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है उसी को डिपेंडेंट बोलेंगे ना। तो यहाँ पे सोचिए, अगर आप एक कंपनी हो और आप ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, बेसिकली आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं, तो नेचुरली क्या होगा, प्रोडक्शन या आउटपुट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। मतलब जब आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए, तो इसीलिए कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एक्स है, और आउटपुट क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी वाई है। तो ये इस तरह से आपको सोचना है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सोचिए एक बिस्कुट फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं और वो 500 बिस्किट पैकेट बनाते हैं। अब वहाँ पे मान लीजिए वो जो है बिस्कुट फैक्ट्री 300 लोगों को हायर कर ले, तो आउटपुट 1500 हो जाएगा या 2000 हो जाएगा। तो आउटपुट बढ़ने का रीज़न क्या है, ज़्यादा वर्कर, तो आउटपुट डिपेंडेंट हुआ, समझे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आउटपुट इज डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पूछा जाएगा बताइए इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। अब देखिए, अब आपके सामने समेशन ऑफ एक्स दे रखा है, इन्होंने समेशन ऑफ वाई दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स वाई दे रखा है, कोवेरिएंस बताना है। चलिए, तो ये आपको ना नहीं दिया रहेगा, ये आपको खुद से निकालना होगा। ये निकाल सकते हैं ना आप, समेशन ऑफ एक्स मतलब कि अब सभी एक्स को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ना, आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, 100 + 220 सबको जोड़ दीजिए। उसी तरह वाई का वैल्यू जोड़ दीजिए, फिर एक्स वाई निकाल के सबको जोड़ दीजिए, बस यही करना है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मैंने यहाँ दे रखा है आपकी कैलकुलस, आप सहूलियत के लिए बस ये देखना चाह रहे हैं कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। आप कोवेरिएंस निकालने का रहा है, आप कोवेरिएंस का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोवेरिएंस को निकालना है हमें। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाउ टू फाइंड कोवेरिएंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके बुक का जो एंड में क्वेश्चन है ना, उससे लिया गया। कोवेरिएंस का क्वेश्चन हमने अभी किया था ऊपर, लेकिन उसमें आपको याद है फॉर्मूला क्या था? यदि याद होगा तो जरूर आप लिख लेंगे, आपको याद होगा जरूर, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला था, याद कीजिए, समेशन ऑफ एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन था। लेकिन यहाँ पे जो डेटा हमें दिया हुआ है ना, हमें उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग सुटेबल यूज होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन अपॉन समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ, ये फॉर्मूला डिपेंड करता है सिचुएशन पे, राइट। तो समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है,
आप देख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई है अब आपका 3220 अपॉन एन, एन है 10, माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है, सॉरी यार ये एक मिनट, ये मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा 90380, ठीक है, ये है हमारा समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स कितना है, समेशन ऑफ एक्स है हमारा 3220 अपॉन एन, एन क्या हो जाएगा, व्हाट इज एन हेयर, एन आप देख सकते हैं, एन इन्होंने दे रखा है हमें 10, राइट 10। उसके बाद समेशन ऑफ वाई कितना दे रखा है इन्होंने, 22500 अपॉन 10, बस इसको कैलकुलेट कीजिए। सो प्लीज़ कैलकुलेट इट, सो दिस विल गिव यू ऑलमोस्ट सी नंबर ऑप्शन 123800। अब कोवेरियंस मिल गया आपको, दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द कोवेरियंस। छोटा नंबर है, आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता दो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता दो। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। एक तो होता है कोवेरियंस एक्स वाई निकाल लीजिए अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, याद है। तो एस एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर इन्होंने दे रखा है, यानी वेरिएंस दे रखा है, और आपको ये पता है कि एस एक्स जो होता है वो अंडर रूट वार होता है। तो अंडर रूट 24556 निकालेंगे तो एस एक्स मिल जाएगा, और एस वाई निकालने के लिए अंडर रूट 15 इतना वार करेंगे तो एस वाई मिल जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे किया है हमने, और ऊपर में कोवेरियंस लिख देंगे तो ये मिलेगा आपको 0.92, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो फॉर्मूला याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको सब कुछ मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब थोड़ा सा आर भी देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। बेसिकली आर स्क्वायर बताया गया है, तो स्मॉल आर दिया हुआ है 0.92 और हमें कैपिटल आर स्क्वायर निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहा जाता है कि आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर लेना होता है यहाँ पे हमें, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। तो आर का स्क्वायर जो होता है वो स्मॉल आर के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 0.92 का स्क्वायर होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.85 होगा। मतलब ये हुआ कि कितना परसेंटेज वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन होता है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 85% जो आपका आउटपुट में वेरिएशन हो रहा है ना, राइट, वो एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, और बचा हुआ जो 15% वेरिएशन है वो किसी और अननोन फैक्टर की वजह से हो सकता है। मतलब देखिए 85% जो हमारा आउटपुट में चेंज आ रहा है वो किस कारण से चेंज आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के कारण से, और बाकी 15% जो बचा हुआ चेंज है वो किसी और फैक्टर से हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ऑब्वियसली बात है, यदि स्मॉल आर हाई होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं कैपिटल आर को, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने ना, नंबर ऑफ काउंटर और वेटिंग टाइम दिया हुआ है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वेटिंग टाइम लंबा हो तो हर किसी का मूड ख़राब होता है, लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूला मिल जाए जो बता दे कि कितने काउंटर से लाइन छोटी होंगी तो मज़ा ही आ जाए। आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ काउंटर और वेटिंग वाई, नंबर ऑफ काउंटर एक्स है, वेटिंग टाइम वाई है। हमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे निकालेंगे इसको। तो दोस्तों ये इक्वेशन बताती है कि अगर काउंटर बढ़ेंगे तो वेटिंग टाइम कितना कम होगा, यही बता रहा है ना। तो जब भी रेग्रेशन निकालना हो तो हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, पहले b जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और दूसरा होता है a जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, यही निकालना होता है ना। चलिए, तो स्लोप का मतलब कि हर एक्स्ट्रा काउंटर से कितना टाइम कम हो रहा है, यही होता है स्लोप ना, कि प्रत्येक एक्स्ट्रा काउंटर से कितना टाइम कम हो रहा है। और इंटरसेप्ट का मतलब कि जब 0 काउंटर होते हैं तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसका आपको b का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद है, वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। तो एक तो आपको बताया था फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, याद कीजिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन आप याद कीजिएगा तो वो था हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं इसको। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम ना वैल्यू जो दिया हुआ है वो कोवेरियंस के टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हमें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है बताइए, वो ये कहता है n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, ठीक है, अपॉन ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आपको, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स n माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास।
तो अब देखिए बी हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के थ्रू। तो अब आपको ना क्या करना होगा, टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये मैं अभी करने वाला नहीं हूँ, मैं समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा वैल्यू नहीं, आपको सिंपल वैल्यू पूछेगा इन्होंने, ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, राइट, यहाँ पे एक्स वाई लिखिए। उसके बाद जो है हमारा एक्स वाई और फिर उसके बाद ये और किसी का जरूरत है क्या? हाँ, समेशन ऑफ एक्स हो जाए, नहीं बस इतना ही का जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे 2 हो गया, यहाँ 12.8 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई, फिर 3 हो गया, फिर 11.3 हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट निकालना है सबका, और फिर यहाँ पे समेशन निकाल लेना है, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, ऐसे करके कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप कैलकुलेट कीजिए तो बी आपको मिलेगा वैल्यू, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, लगभग -1.8 मिलेगा। और ए निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई बार माइनस बी टाइम्स एक्स बार। तो वाई बार वाई का मीन है, एक्स बार एक्स का मीन है, और बी आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। ए मिलेगा आपको 14.5। तो इस प्रकार से रेग्रेशन इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। मतलब हर काउंटर बढ़ने पर बेसिकली बी यदि हमारा 1.8 मिनट माइनस आ रहा है, मतलब ये हुआ कि यदि एक काउंटर बढ़ रहा है तो 1.8 मिनट कम हो रहा है। तो ज़्यादा काउंटर मतलब कि कम वेट करना पड़ेगा। अब पूछेगा बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बता दो, ठीक है। तो रेग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता दो, कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली आर क्या बताता है कि दो वेरिएबल जैसे कि एक्स काउंटर है, वाई वेटिंग टाइम है, इसका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो सब में देखिए सब ऑप्शन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि जैसे काउंटर बढ़ते हैं तो वेटिंग टाइम कम होता है ना, इसीलिए यहाँ नेगेटिव है। दोनों एक साइड नहीं बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। काउंटर बढ़ेगा तो वेटिंग टाइम कम होगा, वही चीज़ बताया जा रहा है। आर नेगेटिव है तो ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा बताइए? इसका क्या आंसर होगा? -0.92, ठीक है। -0.92 जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। कैसे निकाला आपने? तो देखिए एक फॉर्मूला है, R = B टाइम्स SX/SY, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप जो है क्लियरली SX स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X है, SY स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y है, B आपने निकाल लिया है, तो आपको R मिल जाएगा और ये भी नेगेटिव होगा। अब बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बता दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अभी हमने बताया था आपको कि R² = R² होता है। R का वैल्यू आपको 0.92 मिला है, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए तो ये लगभग 0.85 होगा। मतलब ये हुआ कि 85% जो वेटिंग टाइम का वेरिएशन है, आउटपुट हमारा वेटिंग टाइम ही है ना, 85% जो हमारा वेटिंग टाइम का वेरिएशन है वो नंबर ऑफ काउंटर से एक्सप्लेन हो रहा है। बाकी 15% जो वेटिंग टाइम का वेरिएशन है वो किसी और फैक्टर से हो रहा है। जैसे मान लीजिए स्टाफ एफिशिएंसी हो सकता है, क्राउड टाइप हो सकता है, उस पर निर्भर करता है। अब सवाल एक और पूछा इन्होंने कि आप मान लीजिए वेटिंग टाइम को 5 मिनट रिड्यूस करना चाहते हैं तो कितने काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे सिंपल बात कि हमारे पास रेग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली y की जगह आप 5 पुट कर दीजिए क्योंकि वेटिंग टाइम y है। 14.5 - 1.8 टाइम्स x निकालना है। तो x कितना निकलेगा? x को नहीं ले सकते आप। 1.8 टाइम्स x = 9.5, तो x कितना हो जाएगा? लगभग 5.28 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, क्योंकि दोस्तों 5 काउंटर चाहिए, 5.28 काउंटर तो होता नहीं है कुछ, तो राउंड ऑफ करेंगे आप। तो रेग्रेशन इक्वेशन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेटिंग टाइम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ काउंटर। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन बेसिकली नंबर ऑफ इंटरप्शन x और हॉस्टिलिटी स्कोर y पे है, ठीक है। तो पहला सवाल वही पूछेगा आपसे कि रेग्रेशन इक्वेशन बता दो, ठीक है। तो रेग्रेशन इक्वेशन बताने के लिए आपको टेबल फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल बनाइए। उसके बाद b का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखिएगा आप? n टाइम्स समेशन ऑफ XY माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n टाइम्स वेरिएंस है ना, तो अंडर रूट डालने की जरूरत ही नहीं है। n टाइम्स समेशन ऑफ x² माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। याद है? यही फॉर्मूला था ना, अभी हमने ऊपर देखा था। यस करेक्ट, ठीक है, यही फॉर्मूला है। चलिए तो आपको बस क्या करना है कि इसके थ्रू, ठीक है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y, यहाँ पे लिखना है xy। जैसे देखिए यहाँ पहला x क्या है? 5 है, फिर पहला y क्या है? 58 है। तो 58 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो वो आपको जो 290 दे देगा, ठीक है। तो 290 आपका xy हो गया। फिर उसी तरह अगला xy निकालिए, अगला xy, ऐसा सबको जोड़ दीजिए। फिर उसी तरह समेशन ऑफ x² भी हो तो x² भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, एक टेबल कॉलम बनाना पड़ेगा।
तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और तब जाके आपको बी मिलेगा। और यदि ए निकालना है तो फॉर्मूला बताया था वाई बार माइनस ए, जस्ट वेट अ मिनट, इसको सही करने दीजिए, ठीक है। हाँ, यदि ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वाई बार माइनस बी टाइम्स एक्स बार, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ए आपको निकल जाएगा, ए निकला, बी निकला, फिर आप रेग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। और पूछेगा बताओ x 18 है तो हॉस्टिलिटी स्कोर क्या होगा, तो x की जगह 18 पुट कर दीजिए, बस इस प्रकार से निकालें। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता दो, तो r इक्वल टू क्या हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था b टाइम्स एस एक्स अपॉन एस वाई, याद है, ठीक है, एस एक्स अपॉन एस वाई, इस प्रकार से r निकल, फिर बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बता दो, r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा, बस मिला जुला के वही फॉर्मूला है। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि बेस्ट फिटिंग लाइन बता दो, रेगुलेशन ऑफ द बेस्ट फिटिंग, फिर से वही चीज़ है, कुछ नया चीज़ यहाँ नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट फिटिंग लाइन बताना है तो रेग्रेशन इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो बेस्ट फिटिंग लाइन स्लोप पहले बी निकाल लीजिए, फिर ए निकाल लीजिए, फिर बेस्ट फिटिंग लाइन निकलेगा। फिर पूछेगा 95% प्रेडिक्शन, ठीक है, तो फिर आपको उसके लिए स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला एक बार लिख के दे दूँ, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी हमने इस सेशन में देखा है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आर से स्टार्ट किया था हमने, तो आर का जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था, एक तो है हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। उसी तरह बी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये होता है बी का फॉर्मूला। इसी को आप थोड़ा सा एलोंगेट कीजिएगा, ठीक है। तो नंबरेटर में आप समेशन ऑफ एक्स वाई, याद है ना, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, याद है कि नहीं याद है, बताइए। और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, डिनोमिनेटर में सबसे पहले अंडर रूट लेते थे, और यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। पहला ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो ये आपका आर का फॉर्मूला है। उसी तरह यदि बी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, क्या देखा है फॉर्मूला, एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, अपॉन वेरिएंस है तो कोई अंडर रूट नहीं लेना होगा, और यहाँ पे हो जाता है एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये बी का फॉर्मूला देखा, आर और बी का याद हो गया आपको, चलिए मेन तो यही है। उसके बाद यदि आपको बी से ए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, वाई बार माइनस बी टाइम्स एक्स बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला हमने देखा कि आपको यदि आर, इसमें कि दोनों में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताया मैंने, कि आर निकालना हो तो बी इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई कर दीजिए, तो आर मिल जाएगा। और ये आर आपको पता है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यदि पूछे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर होता है, ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस मिला जुला के ये मेन फॉर्मूला है जिसपे सारा चैप्टर बेस्ड है, राइट। अच्छा हाँ, उसके बाद एक वेरिएंस का भी फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। यदि आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसी का यदि आप इसको रूट कर देंगे तो वो जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है मिला जुला के, और तो हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक और भी देख लीजिए, मिला ये भी लिख सकते हैं, को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई यदि निकालना हो तो समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई, ये भी कर सकते हैं फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इतना फॉर्मूला का सेट है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, 8